नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में वैश्विक संकट, कोविड महामारी और क्लाइमेट क्राइसिस पर चिंता व्यक्त की गई। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए बूचा नरसंहार की निंदा की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रक्षा के मामले में हम दोनों देशों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के लोगों के प्रति भारत के मानवीय समर्थन का स्वागत करते हैं। हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, इससे हमारा रिश्ता और गहरा और मजबूत होगा। जो बाइडेन ने कहा कि जापान में 24 मई के आसपास क्वाड समिट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे 24 मई को जापान में मुलाकात होगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल सितंबर में जब मैं अमेरिका आया था तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूरे तरीके से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि विश्व के दो बड़े चेहरे और पुराने लोकतंत्र के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ सालों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। तो आपको बता दें, पीएम मोदी ने तमाम मसलों को लेकर यहां पर चर्चा की और साथ ही साथ जो बाइडेन की तरफ से भरोसा दिलाया गया कि ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के लिए बहुत बेहतर साबित होगी। वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। मंजू सेठ हैं हमारे साथ, डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त को देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार जी। जी मंजू जी, जिस तरीके से अगर समझा जाए, जो बैठक हुई है, वर्चुअल बैठक हुई है पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच में, तमाम मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। इस बैठक को किस तरीके से देखें? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, स्पेशली क्योंकि कुछ आपस में कुछ मुद्दों पे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे थे। जी। तो ये बैठक बहुत जरूरी थी और ऑल्सो साथ ही में डायरेक्शन देने के लिए 2+2 जो टॉक्स हो रहे थे उसके बाद, तो उनको डायरेक्शन देने के लिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरफ ने अपने एक दूसरे को समझाने के लिए और समझने के लिए ये बहुत अहम बैठक थी। और ये बहुत ही, और अगर आप देखेंगे जो नतीजा निकला है, जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू हुआ है, ये बहुत ही दोनों देशों के हित में है। और जैसे उन्होंने कहा यूएस ने कि ये जो इंक्लूडिंग जो यूक्रेन पे जो बातें हुई हैं और जो हमने जो रशिया को सब जगह जो भी यूएन में जो उनके अगेंस्ट रेजोल्यूशंस थे, हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, हमने अब्सटेन किया। तो हम अब इस बातचीत से पता चल रहा है कि उनको समझ आ गई है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की जो पहले से रिलेशनशिप थी रशिया से, हम यूएस नहीं था उस वक्त मौजूद, पोजीशन नहीं था इंडिया के साथ पार्टनर करने के लिए। तो वो अब समझ रहे हैं क्योंकि हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया अपनी पोजीशन, तो वो समझ गए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम एक मीटिंग रही है जो आपसी जो टाइज हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे और बहुत मजबूत करेंगे। बिल्कुल मंजू जी, लगातार जिस तरीके से अमेरिका का रुख देखने को मिल रहा था रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में भारत की तरफ, कई बार उनकी तरफ से चेतावनी के तौर पर भी बातें कही गई थी। उसको अगर ये कहा जाए कि चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे, जो बाइडेन हो या फिर उनकी तरफ से जो भी मंत्री हो, उनकी तरफ से जिस तरीके से बात कही जा रही थी वो एक तरीके से चेतावनी की तरीके से थी। लेकिन अब इस बैठक के बाद ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो रास्ता साफ होता नजर आ रहा है अब। हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग हर एक चीज पे अग्री कर नहीं सकते हैं, चाहे हमारी अच्छी दोस्ती, अच्छी कोऑपरेशन है, कोई भी दो देशों में कुछ ना कुछ कभी कभी डिफरेंसेस रहेंगे हमेशा। तो इम्पोर्टेंट है कि हम डिफरेंसेस को मैनेज करें और एक दूसरे की बात समझें, एक दूसरे से बात करते रहें और अपनी पोजीशन हम समझाएं, वो अपनी पोजीशन और अपने कंसर्न्स हमें बताएं। तो ये बातचीत से और हाई लेवल पे मीटिंग से ये मुद्दे रिजॉल्व होते हैं। बिल्कुल जी। और इसके अलावा कई और ऐसे मुद्दे भी रहे हैं जहां पर बाइडेन ये कहते नजर आए पीएम मोदी से रूस से तेल खरीद में तेजी लाना या बढ़ाना भारत के हित में नहीं है, और पहले भी वो इस बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन स्थिति अगर ये है तो यूरोप के जो देश हैं अभी भी व्यापार कर रहे हैं रशिया के साथ। ऐसे में बात यहाँ पर यह आ जाती है कि हम किस तरीके से कूटनीतिक तरीके से इस मुद्दे को हैंडल करते हैं। हम तो बिल्कुल हमने कन्वे कर दिया है कि आप हमें जरूरत है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप मिस्टर जयशंकर का स्टेटमेंट देखेंगे, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि आप प्लीज यूरोप की तरफ पहले देखिए, क्योंकि उनका 1 घंटे में
जितना ट्रेड होता है रूसी ऑयल को लेकर, उतना हमारे तो पूरे महीने में भी नहीं होता है। जी तो हमने तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और हम जितना हमें जरूरत होगी हम लेंगे, बढ़ाने या घटाने की कोशिश नहीं करें, पर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जितना भी हमें जरूरत है और जहां से हमें अच्छा रेट मिलेगा हम लेंगे। हमारी कंट्री के हित जी। में जो है, हमारे लोगों के हित में हम जरूर लेंगे। और ये बिल्कुल हमें जिस क्लियरली तरीके कह से दिया। महंगाई का दौर फिलहाल चल रहा है, तेल बिल्कुल की कीमतें ऐसे बढ़ती जा रही है, बिल्कुल आम लोग परेशान हैं, तो हमें पहले अपने हितों को आगे रखना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी। और इसके अलावा कई और ऐसे साझेदारी की बातें भी हैं, बूचा नरसंहार को लेकर भी इस बैठक में बातचीत की गई है। जी, सब चीजों की बात की गई होगी यूक्रेन में जो जो हुआ है। और हम्म अगर आप बूचा का आप देखेंगे, हमने थोड़ा सा अपना उसको कंडेम भी किया था इन अ वे कि ये बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे मारा गया है लोगों को, कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और सही कहा हमने कि जी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे किस बेसिस पे कह रहे हैं किसने किया है, कैसे हुआ, ये जब तक आपको पता नहीं है आप स्ट्रेट अवे एक्शन ले रहे हैं। तो कोई भी चीज हो उसको पहले अच्छे से तहकीकात करिए और फिर उसके ऊपर नतीजा करिए और एक्शन लीजिए। और जी जैसे हमने कहा हमारे हित में था कि हम उस पर भी एब्सटेन करें, चाहे हमने अपनी जो स्टेटमेंट में हमने कह दिया था कि हम इसको बिल्कुल बहुत ही ये दर्दनाक है, बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है कि ये इतने लोग वहाँ मरे हैं। तो ये बिल्कुल कंडेम वर्ड यूज ना करके हमने सिर्फ कहा ये बहुत ही कंसर्निंग बात है हमारे लिए और चिंताजनक बात है। और कल पीएम मोदी ने भी यही कहा, ये बहुत चिंताजनक है हमारे लिए कि ऐसा हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। जी और वहाँ पे ये रोकना चाहिए, ये युद्ध जो चलता जा रहा है, सबको साथ बैठ के और रूस और यूक्रेन को तो खासकर साथ में बैठकर और देशों को भी प्रेशर डाल के इसका बंद करें। जी ये शुरू से हम कह रहे हैं, और ये हम आई थिंक यही सबसे बेसिक चीज है कि पहले बिल्कुल, हम अपना रुख हमेशा से शांति वाला रखते आए हैं, और एक बार फिर हमने यही बात की है कि शांति से वार्ता करके इस मसले को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबा चल चुका है अब। बहुत शुक्रिया मंजू जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी और आपने बहुत कीमती वक्त देकर बहुत अच्छे से हमारी जनता को ये समझाया कि किस तरीके से पूरे मसले पर ये बैठक किस तरीके से रही है और क्या भारत का रुख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार। तो मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक, उनको सुना आपने, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि ये बैठक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पॉइंट से, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से जिस तरीके की चेतावनी भारत के रशिया के साथ संबंधों को लेकर दी जा रही थी, लेकिन भारत ने अपनी स्थिति को साफ कर दिया है कि अब भी वो चाहते हैं कि जो नरसंहार वहां पर हुआ उसकी निंदा की गई है, और ये चाहते हैं कि शांति से मसले का हल हो, लेकिन किसी भी तरीके से हम अपनी कूटनीतिक जो अभी तक विचारधारा रही है उससे हटकर काम नहीं करेंगे। अपने रुख को भारत साफ करता हुआ नजर आया है। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इसमें दोनों पक्षों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच में इस क्षेत्र में अपने सहयोग की समीक्षा की गई। 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और उनके भारतीय समकक्षों की तरफ से एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने भाग लिया। जयशंकर ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि हमने अपने विदेश और रक्षा समकक्षों के साथ अलग अलग बैठकें की हैं। हमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की डिजिटल बैठक के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन से लाभ हुआ, जिसमें हम सभी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 2+2 वार्ता प्रारूप का उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को और बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत बनाने की लेकर काफी अच्छी बातचीत इस चर्चा के दौरान हुई है। दोनों देश नेचुरल पार्टनर हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के रक्षा निर्माताओं को भारत में आकर निर्माण करने का न्योता दिया है। साथ ही मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर भी टिप्पणी की। हमें नहीं लगता कि सत्ता के बदलाव से आतंकवाद पर पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव आएगा, क्योंकि वो आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, हम आतंकवाद का मुकाबला करते आए हैं, साथ ही उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, चाहे उसके लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े।
वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने पारख महासंघ के बारे में भी बताया। इस मौके पर हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, इनसे जानते हैं कि आज किस विषय पर उन्होंने प्रेस वार्ता करी हो, आगे की रणनीति क्या है, क्या कहना चाहेंगे आज किस विषय पर प्रेस वार्ता करी है? ये आज प्रेस वार्ता पारख महासंघ के बैनर के नीचे डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस का भूमिका क्या है, इस पर उनकी जयंती के पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को लखनऊ के गांधी सभागार में एक वैचारिक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें साल के 2 साल भाजपा के लोग भी अपनी बात रखेंगे, जिसमें 2000 डेलीगेट शामिल होंगे, जिसमें पूरे प्रदेश से भी आएंगे, और पूरे देश से प्रदेशों से भी इसमें डेलीगेट शामिल होंगे, जो 200 रुपये जमा करके अपने डेलीगेट करने का काम कर रहे हैं। एक वैचारिक विशाल सम्मेलन है ये, और देश में डॉक्टर अम्बेडकर सर्व समाज के मसीहा थे। ये बात पूरे देश में हमको बतानी है, क्योंकि बीएसपी ने केवल दलितों का मसीहा बता करके उनकी विचारधारा को छोटा करने का काम किया, जबकि वो 20वीं सदी के सिंगल अनालिस थे, ज्ञान के प्रतीक थे। ऐसे महामानव की विचारधारा को हम वैचारिक विशाल सम्मेलन करके पूरे देश में ले जाने का काम करें। मनरेगा पर क्या कहेंगे? जिस तरह से मनरेगा को लेकर बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल में इसमें वार्ता होगी और विधानसभा में पैसा कितना रह सकता है, जो मंजूरी मानी जा सकती है। हमारी सरकार मजदूरों के लिए काम कर रही है, स्वरोजगार के लिए काम कर रही है, और हमारी सरकार इस पर विचार निश्चित तरीके से करेगी और ज़रूरत समझेगी कि मनरेगा के लोगों को और पैसा बढ़ाना है या उनका काम और बढ़ाना है, तो निश्चित तरीके से कांग्रेस के पेमेंट से ज़्यादा धन दे रही है हमारी सरकार, और काम भी देने का काम करेगी और पैसे भी ज़्यादा देने का काम करेगी। आगे ज़रूरत समझेंगे तो उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये बिजली संकट अब नहीं है, बिजली पूरे देश में दे रहे हैं, प्रदेश में दे रहे हैं। सन 2024 तक हम प्रत्येक घरों तक पानी की पाइपलाइन बिछा करके सूरज की रोशनी से चलने वाले नलकूप लगाकर हम उनको पीने का पानी उनके घरों तक पहुंचा देंगे, और किसानों को हर खेत में, हर पेड़ में हम जल शक्ति मंत्रालय का गठन किए, उसके द्वारा उनको हम पानी पहुँचाएंगे, फसल का उत्पादन द्वारा किसानों का करेंगे। जाति समीकरण को लेकर कहीं ना कहीं बुनियादी देखी जो चल रही कांग्रेस और बसपा में, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रपति ने कहा कि मुख्यमंत्री का ऑफर दिया था, उसके बावजूद उन्होंने नकार दिया, उसको जवाब देने क्या कहना चाहिए इसमें देखिए, वो जातिवाद की राजनीति कांग्रेस करती चली आई, मायावती जी करती चली आई, सपा भी करती चली आई। हमारी सरकार, हमारी पार्टी काम कर रही है, माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। रामनवमी के मौके पर जेएनयू कैंपस में लेफ्ट समर्थित छात्रों और एबीवीपी समर्थित छात्रों के बीच में विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। रविवार देर शाम दोनों ही छात्र गुटों में मारपीट भी हुई, जिसके बाद इस मामले में पुलिस को भी बुला लिया गया। इस पूरे विवाद को लेकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। लेफ्ट समर्थित छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने कावेरी हॉस्टल की कैंटीन में नॉनवेज बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए झगड़ा शुरू किया। वहीं एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि नॉनवेज एक बहाना है। असल में लेफ्ट संगठनों को ये बात रास नहीं आई कि जेएनयू में रामनवमी की पूजा की जा रही है। वहीं जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी और छात्रों ने रविवार देर रात को वसंत कुंज नॉर्थ थाने पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन आधी रात के बाद लगभग 2:30 बजे तक चला। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जेएनयू छात्र संघ की तरफ से दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एबीवीपी के अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दूसरी ओर एबीवीपी के छात्रों की तरफ से दी गई शिकायत पर भी लेफ्ट समर्थित अज्ञात छात्रों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस के अनुसार जेएनयू छात्र संघ की तरफ से जो भी शिकायत दी गई थी उसमें एसएफआई, डीएसएफ और एआईएसए के छात्र छात्राएं शामिल हैं। शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच कर पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी इकट्ठा की जा रही है, सबूत इकट्ठे हो रहे हैं।
वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में खुबरतपुरा इलाके में मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी समेत 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मुठभेड़ अब भी जारी है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार की तरफ से बताया गया है और एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने खुबरतपुरा इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के चलते अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। इससे पहले श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस 4 अप्रैल को सीआरपीएफ कर्मियों पर हुए हमले के दिन से ही दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों की तलाश में थी। उनके ठिकाने का पता चलने के बाद एक अभियान शुरू किया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों मारे गए दोनों की पहचान मोहम्मद भाई उर्फ अबू कासिम उर्फ मीर शोएब उर्फ मुदस्सिर और अबू अरसलान उर्फ खालिद के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मारे गए दोनों आतंकवादी ए श्रेणी में रखे गए थे और दोनों प्रतिबंधित थे। दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के जुड़े हुए थे। मोहम्मद जहां 2019 से सक्रिय था, तो वहीं अबू अरसलान साल 2021 से मध्य कश्मीर में सक्रिय था। पाकिस्तान की संसद ने शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री चुना। उनके पक्ष में 174 वोट पड़े। स्पीकर अयाज सादिक ने इसका ऐलान किया। संसद में वोटिंग का इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसदों ने बहिष्कार किया। शहबाज पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने। शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। संसद में वोटिंग के दौरान दर्शक दीर्घा में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी मौजूद थी। शहबाज पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शहबाज शरीफ के पीएम चुने जाने के बाद संसद को उनकी तरफ से संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहला मौका है जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उसमें प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कानून को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संदेश दिया। 1 हफ्ते तक चल रहा ड्रामा अब खत्म हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में तेल के दाम बढ़ रहे हैं और हम इसे तत्काल कम नहीं कर सकते। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए जरा। इस पर तो हम लोग कुछ महीना पहले ही किए थे ना राहत, लेकिन अगर कोई चीज इतना बढ़ जाता है तो तत्काल हम लोगों के पास इतना कहाँ है संसाधन कि हम लोग अभी तुरंत कुछ कह सकते हैं। अब ये हो रहा है कि पूरे देश का मसला है ना, तो पहले भी बहुत बढ़ रहा था तो पूरे देश में फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, फिर राज्यों को भी कहा, कई राज्यों ने भी निर्णय लिया, हम सब लोगों ने निर्णय लिया किया, तो अभी फिर बढ़ रहा। तो इसके बाद तो अब आगे की बात होगी ना। अभी तो तत्काल ऐसा है नहीं कि आप हर रोज सोच सकते हैं, ऐसी स्थिति तो है नहीं। लेकिन हाँ, बढ़ रहा है तो जरूर केंद्र सरकार इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे सोचेगी। अब बढ़ रहा है फिर घटेगा या क्या स्थिति है अभी तो ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए उसके बारे में तो केंद्र की तरफ से ही सारी बातें आएंगी। तो अभी तो थोड़ा बढ़ रहा है। अरे बढ़ता है तो थोड़ा लोगों को तो हो ही जाता है ना समस्या। लेकिन अगर कहिएगा कि अभी तत्काल हम लोग कुछ कर पाएंगे तो अभी इतना ज़्यादा अचानक तुरंत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, समस्या तो है ही, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन के बाद फिर स्थिति नॉर्मलाइज करे। रोज तो हम लोग देखते ही न है, प्रतिदिन न्यूज तो रहता ही न है। तो कभी कभी 3 दिन 4 दिन बंद रहता है तो भी न्यूज रहता है। तो इसलिए अभी तो उसके बारे में कोई सीधे अभी कोई तत्काल तो कुछ कहना संभव नहीं है। देखिए अभी कुछ समय और देखिए क्या होता है। इस पर तो हम लोग पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक नाबालिग के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया, जिसमें टीएमसी नेता के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले को लेकर सीएम ममता बनर्जी की तरफ से एक विवादित बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने मृतक नाबालिग और आरोप के बीच में प्रेम संबंध का जिक्र करते हुए इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए। एक कार्यक्रम में
ममता बनर्जी ने इस रेप की घटना का जिक्र किया। ममता ने कहा कि एक घटना में एक लड़की की मौत हो गई जिसमें दुष्कर्म के आरोप लगते हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि उसका दुष्कर्म किया गया या वो प्रेग्नेंट है या फिर उसका लव अफेयर था। परिवार ने माना है कि दोनों रिलेशनशिप में थे, कौन किससे प्यार कर रहा था ये मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। ममता बनर्जी ने बताया कि नादिया मामले की जांच चाइल्ड कमीशन करेगा। बतौर सीएम ममता बनर्जी के रेप पर दिए गए इस बयान को लेकर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। नादिया के हंसखाली में 14 साल की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या करने के आरोप लगे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोग फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि समाज में धर्म के आधार पर दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि जब ईंधन के दाम और महंगाई तेज हो रही है तो उचित और तार्किक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया। जब कभी कोई छोटा समुदाय समस्या का सामना करता है तो बहुसंख्यक समुदाय उस पर कैसे हमला करता है। यदि बहुसंख्यक समुदाय मुस्लिम है तो हिंदू समुदाय असुरक्षा की भावना महसूस करता है। पवार ने कहा कि इस प्रकार की असुरक्षा पैदा करने के लिए आज सुनियोजित साजिश रची जा रही है। दुर्भाग्य से देश की सत्ता में बैठे नेताओं ने लोगों से ये फिल्म देखने की अपील की। उन्होंने देश में सांप्रदायिक हालात पर भी चिंता व्यक्त की है। पवार ने कहा कि भाजपा कश्मीरी पंडितों पर हमले को लेकर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है और चिंताजनक बात है कि इसलिए वो लोग समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करने में भरोसा करते हैं। उन्हें एकजुट होकर आगे आना चाहिए। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन वहां राजनीतिक संकट अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती वहां की सियासी हालात को लेकर बयान देती नजर आई। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए जरा। ये शहीद भट्टू साहब कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो जमहूरी डेमोक्रेसी के शोरगुल की वजह से जिंदा है। आज मुझे लगता है पाकिस्तान में भी जमहूरियत का शोरगुल चल रहा है और कहीं ना कहीं उस मुल्क में भी डेमोक्रेसी जड़ पकड़ रही है। पर हम चाहेंगे कि एक स्टेबल मुल्क हो, हमारा हमसाया है वो स्टेबल हो वहाँ पर, और वो किसी जल्दी कोई फैसला कर लें ताकि वहाँ के जो जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोलबाला है वहाँ भी हो जाए और वहाँ भी कोई सरकार बने या इलेक्शन हो जो वो चाहते हैं तो अच्छा रहता है। हमारे वहाँ हमसाया मुल्क में अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। तो मैम रिसेंटली एक एडवाइजरी निकली थी पुलिस के द्वारा जिसमें कहा गया था जहाँ पर भी एनकाउंटर होगा वहाँ पे जो मकान मालिक होगा उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। इस बारे में आपका क्या? ये तो बहुत गलत है। देखिए ये पूरी कौम को सजा दे रहे हैं। अगर आपकी जंग मिलिटेंट के साथ है, आप मिलिटेंट को पकड़िए, मिलिटेंट के साथ जंग लड़िए, पर आम इंसानों ने क्या किया है? अभी परसों हमारे कश्मीर पंडित भाइयों पे हमला हो गया तो कोई 100-150 लड़का इन्होंने वहाँ बंद कर लिया। इसी तरह कल जामे मस्जिद में कुछ हो गया तो वहाँ से भी कई लड़कों को पकड़ के पीएसए में। तो ये तो ख्यालात की जंग है। जमहूरियत ख्यालात की जंग होती है। आप एक इंसान को कैद कर सकते हो, उसके ख्यालों को आप कैद नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।